कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए ना, उसके बाद बेशक से मेरी कभी कोई बात मत सुनिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ ये एक बात सुन लीजिए। अंगद उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। उसे जाते हुए देख स्नेहा को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ अंगद जी मेरी ये बात सुन लीजिए ना, आपको उसकी कसम जिससे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही उसने कहा, अंगद की आंखों के सामने तनुश्री का चेहरा घूम गया। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने पलटकर स्नेहा की तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने मुझे आइंदा से ऐसे कसम देने की कोशिश की तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। उसका गुस्सा देखकर स्नेहा भी शिविर करने लगी। वो अंगद से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अपनी नज़रें और अपना चेहरा दोनों झुका लिए। वहीं अंगद गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, बोलो, अब क्या बोलना चाहती थी तुम? स्नेहा ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, प्लीज़ आप किसी को बताइएगा मत कि मैं कहाँ गई थी और क्या करने जा रही थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अंगद जी, अगर आपको लगता है कि मैं डर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं बस बाकी सबके इमोशंस हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैं सासू माँ को खुद से सब कुछ बता दूंगी। अंगद तिरछा मुस्कुराया और बोला, पहले तो ऐसी हरकतें करती हो जिसमें तुम्हारा घटियापन सबके सामने आए, और फिर जब वो घटियापन सबके सामने आने को होता है तो तुम्हें डर भी लगता है। स्नेहा उसकी बात सुनकर चुप खड़ी रही। एक बार फिर से उसकी नजरें झुक गई थी। अंगद बेहद सर्द आवाज में बोला, फिलहाल तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को एक ज़रा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संगम को तो मैं वैसे भी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होने दूंगा, और रही बात इस बच्चे की जो अभी तुम्हारी कोख में है, बस एक बार ये इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम्हें तो मैं इसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। यह बोलकर अंगद अंदर की तरफ चला गया और उसकी बात सुनकर स्नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही उससे छीन ली हो। अब तक वो खुद इस बच्चे को अवार्ड करवाने का सोच रही थी, लेकिन अब जब अंगद ने उससे ये बच्चा छीनने की बात की तो उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या करने जा रही थी। उसे अपनी सांसें हलक में अटकती हुई महसूस हो रही थी और उसका पूरा बदन कांपने लगा था। दिल में बेइंतहा दर्द हो रहा था और दिमाग एकदम सुन्न होता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं अंगद जो अंदर दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन उसे स्नेहा के कदम अपने साथ चलते महसूस नहीं हुए, तो उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अचानक ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। अंगद की नज़र स्नेहा पर थी। उसे देखते हुए अंगद को अब और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी। पहले तो खुद अबॉर्शन करवाने जाना और फिर इस तरह का रिएक्शन अंगद को सच में इरिटेट कर रहा था। लेकिन स्नेहा भी अपनी जगह गलत नहीं थी। वो बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं, शायद वो अभी उसकी कोख में भी सही तरह से नहीं बना। उसके लिए वो कैसे ही संगम को खुद से दूर कर दे, उसके लिए कैसे वो अपनी ही वो गृहस्थी दांव पर लगा दे जो अभी तक सही से बनी ही नहीं। कैसे वो उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए जिसे शायद बाप का प्यार कभी मिलेगा ही नहीं। ये तो अंगद अब कह रहा है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन अगर स्नेहा उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती तो क्या सच में अंगद खुशी खुशी इस बच्चे को अपना लेता? ऐसा सोचना भी स्नेहा के लिए किसी ख्वाब की तरह होता जिसके पूरे होने के कोई चांसेस नहीं थे। और अगर अंगद इस बच्चे को ठुकरा देता तो जैसे आज संगम अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है, वैसे ही उसका ये बच्चा अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रह जाता। तो क्या करती वो उस बच्चे को इस दुनिया में लाकर, जिसके आने से वो सब खत्म हो जाता, जिसकी शुरुआत भी अभी ढंग से नहीं हुई थी। लेकिन अब उसे अपनी गलती भी रियलाइज हो रही थी और महसूस हो रहा था कि ये बच्चा कोई चीज़ नहीं जिसे वो यूं ही खुद से दूर कर दे। ये उसकी आत्मा है, उसके दिल का टुकड़ा है जिसे वो पहले 9 महीने अपने पेट में संभाल कर रखेगी और फिर उसे इस दुनिया में लाएगी, तो भी हमेशा उसकी हिफाजत यूं ही करेगी जैसे वो उसके जिगर का टुकड़ा हो।
अपनी सोचों में खोई हुई और बेइंतहा रोती हुई स्नेहा को पता ही नहीं चला कब जोरों से बारिश होने लगी और वो बारिश के पानी में भीग गई। वहीं अंगद अभी भी उसे देख रहा था और उसे यही लग रहा था कि स्नेहा को अभी तक अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। कैसे वो बारिश में खड़ी भीग रही है, कम से कम अपना नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का ही सोचती और वहां से तुरंत अंदर की तरफ आ जाती। लेकिन नहीं, वो तो आराम से बारिश में खड़ी है और वेट कर रही है कि अंगद उसके पास आए और उसे अंदर लेकर आए। वो स्नेहा को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी तुम्हारे टेंटरम खत्म नहीं हो रहे हैं स्नेहा। तुम्हारी ड्रामेबाजियां बढ़ती ही जा रही है, पर अब मैं इन्हें नहीं झेलने वाला। भाड़ में गया सब कुछ, अब जो भी होगा सब मेरे हिसाब से होगा। मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं और मैं अपने दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर तुम्हारी वजह से उन्हें जरा सी भी प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही स्नेहा को देखता रहा और फिर तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्नेहा अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं था। अचानक ही अंगद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो वो होश में आई और उसकी बाहें अंगद की गर्दन से लिपट गई। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तक मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बहुत सी हरकतें हैं जो मुझे इरिटेट करती हैं, लेकिन अब तुम्हारी वो सारी हरकतें मैं बदल कर रहूँगा। बहुत आदत है ना तुम्हें अपनी मन मर्जी करने की। अब तुम जो भी करोगी मेरी मर्जी से करोगी। तुम्हारे कदम जो कहीं भी निकल पड़ते हैं ना, उनकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि अब तो तुम्हारी सांसें तक मेरी मर्जी से चलेगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि अंगद मित्तल चीज क्या है। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा उसे ही देख रही थी और अंगद की बातें उसके अंदर तक खौफ भर रही थी। स्नेहा को अपनी गोद में उठाकर अंगद अंदर की तरफ लेकर आया। अंदर ही सामने हाल में शारदा जी बैठी थी जो कब से उनका ही इंतजार कर रही थी। डिनर का वक्त तो कब का बीत चुका था और उन्होंने सबको डिनर करवा भी दिया था। संगम भी बहुत जिद कर रहा था स्नेहा से मिलने की, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे भी खाना खिलाकर सुला दिया था। जैसे ही उन्होंने अंगद और स्नेहा को अंदर आते हुए देखा, वो तुरंत उन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई और अंगद की गोद में सिमटी हुई स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें स्नेहा? तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे कैसे अचानक से कहीं चली गई थी? उसके सवाल पर स्नेहा उनकी तरफ देखती रह गई। एक तो वैसे ही अंगद की गोद में होने की वजह से उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, शर्म भी आ रही थी और ऊपर से घबराहट भी हो रही थी। दूसरा, शारदा जी का सवाल सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही जवाब दे। लेकिन उनके सवाल से उसे इतना तो क्लियर हो गया था कि शारदा जी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि स्नेहा कहाँ और क्यों गई थी। स्नेहा कोई जवाब देती उससे पहले ही अंगद शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा बिल्कुल ठीक है मॉम, और वो अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी। एक्चुअली उसकी फ्रेंड को उसकी हेल्प चाहिए थी तो वो बस इसलिए उसके पास गई थी, लेकिन वहाँ उसका फ़ोन ऑफ हो गया तो वो आपको कॉल करके कुछ बता नहीं पाई, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। उसकी बात सुनकर शारदा जी को राहत महसूस हो रही थी और स्नेहा को हैरानी। लेकिन ये बात भी उसके लिए बहुत मायने रखती थी कि अंगद ने उन्हें सच नहीं बताया कि स्नेहा किसी फ्रेंड के पास नहीं बल्कि हॉस्पिटल गई थी, और वो भी ऑपरेशन करवाने। अब उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। शारदा जी स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक काम करो, जाकर रूम में अपने कपड़े चेंज करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आती हूँ। स्नेहा झट से बोली, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, हाँ मॉम, आप एक काम कीजिए, जल्दी से डिनर ऊपर भिजवा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और स्नेहा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। शारदा जी भी मुस्कुराते हुए किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद शारदा जी ने उन दोनों के लिए डिनर उनके रूम में भिजवा दिया था। स्नेहा फिलहाल वॉशरूम में थी और अपने कपड़े चेंज कर रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़रें अंगद पर गई, जो सामने सोफे पर बैठा था और उसके सामने ही डिनर लगा हुआ था। स्नेहा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसका खाने खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो अंगद की तरफ देखते हुए धीमे से बोली,
अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं कुछ देर बाद खा लूँगी। आपको भूख लगी है आप? उसकी बात पूरी होती उससे पहले अंगद गुस्से से बोला, मतलब ज़रा-सी भी शर्म नहीं है ना तुम में? फिर भी चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ ये सोचकर कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करूँ, लेकिन तुम तो मुझे बहुत लाइटली ले रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं बर्दाश्त करता रहूँगा? चुपचाप यहाँ आकर अपना डिनर करो वरना। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त उसे बहुत इमोशनल फील हो रहा था। अंगद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे अंदर वीकनेस आ जाएगी और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बच्चा इफेक्ट होगा। जो चीज़ तुम करना चाहती थी और मैंने तुम्हें रोक दिया वो खुद ब खुद हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा स्नेहा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप आकर अपना ये डिनर फिनिश करो, वरना मैं ज़बरदस्ती करने से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि इस बार बात तुम्हारी नहीं मेरे बच्चे की है। तुमसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसकी बातें सुनकर स्नेहा को तकलीफ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगद को कैसे समझाए कि वो भी इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वो इस बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। हाँ, उसने पहले ये फैसला लिया था, लेकिन वो फैसला उसने पैनिक होकर लिया था ये सोचकर कि अंगद इस बच्चे को नहीं अपनाएगा और वो भी इस बच्चे की वजह से सब कुछ खो देगी। लेकिन अगर अंगद को इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो वो भला क्यों अपनी नन्ही सी जान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। एक माँ क्यों ही भला अपने उस बच्चे को ख़त्म करने के बारे में सोचेगी जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। वो चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और अपना खाना खाने लगी। अंगद गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने भी अपनी प्लेट में अपना खाना लगाया और आराम से अपना खाना फिनिश किया। स्नेहा झूठ नहीं बोल रही थी, उसका सच में खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए खाना खाते हुए भी उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो बेमन से खाना खा तो रही थी, लेकिन उतनी ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। उसे वॉशरूम की तरफ भागते हुए देख अंगद भी खाना खाते हुए एकदम से रुक गया था। वो भी तुरंत अपनी जगह से उठा और स्नेहा के पीछे पीछे वॉशरूम की तरफ गया। तो अंदर आते ही स्नेहा को देखते हुए उसे बहुत बुरा फील होने लगा, क्योंकि स्नेहा लगातार वोमिट कर रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। अंगद इसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को रब करने लगा, जिससे स्नेहा को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अभी भी उसे बहुत गंदा फील हो रहा था। अंगद के सामने वो वक्त घूमने लगा जब तनुश्री का भी यही हाल होता था। उसे भी स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत ज़्यादा वोमिट हुई थी। जब भी वो कुछ खाती तो साथ के साथ वोमिट हो जाता। स्नेहा इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो ढंग से अपना मुंह भी साफ नहीं कर पा रही थी, इसलिए अंगद ने खुद से उसका मुंह साफ करवाया और फिर तौलिया से उसका चेहरा पोंछने लगा। स्नेहा अपनी बंद होती हुई आंखों से उसे देख रही थी। अंगद ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्नेहा ज़रूर नीचे गिर जाती। जैसे ही अंगद का हाथ हल्का सा स्नेहा की पीठ से हटा, स्नेहा लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई। अंगद ने तुरंत टॉवेल साइड में रखा और स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया। स्नेहा भी किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में सिमट गई और अंगद की तरफ देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली, मुझसे और नहीं खाया जाएगा अंगद जी। ऐसा नहीं है कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं खा रही, बल्कि मुझसे खाना खाना तो दूर की बात, खाने की तरफ देखा भी नहीं जा रहा। बहुत अजीब लग रहा है। अंगद उसकी बातें सुन रहा था और उसकी नज़रें स्नेहा के चेहरे पर थी, जो काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। वो उसे लेकर बाहर की तरफ आया और फिर उसे बिस्तर पर लिटा कर बोला, यहाँ से उठना मत, मैं बस अभी 5 मिनट में आया। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा साइड में घुमाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अंगद तुरंत नीचे किचन में गया। उसने एक सर्वेंट को पहले तो रूम से जूठे बर्तन उठाने को कहा और फिर खुद स्नेहा के लिए शिकंजी बनाने लगा। सर्वेंट भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि अंगद बहुत कम किचन में आता था। आखिरी बार वो किचन में शायद तभी आया था जब तनुश्री प्रेग्नेंट थी और उसके लिए उसने खाना बनाया था।
अंगद ने ट्रे में शिकंजी से भरा हुआ गिलास रखा और फिर उसे लेकर तुरंत वापस अपने रूम में आया। आते ही उसकी नज़र स्नेहा पर गई जो आराम से सो रही थी। शायद उसे नींद आ गई थी, लेकिन अंगद बिल्कुल उसकी बगल में बैठा और अगले ही पल उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो स्नेहा की आंखें खुली। उसकी नज़रें अंगद के चेहरे पर गई और उसे देखते ही वो अचानक से रोने लगी और इस वक्त उसका रोना नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसे रोते हुए देख अंगद को भी एक बेचैनी सी होने लगी। उसने तुरंत स्नेहा का चेहरा अपने सीने से लगाया और बोला, अब क्यों रो रही हो? स्नेहा ने अपने हाथ उसके सीने पर रखे और बोली, मुझे नहीं पता पर मुझे रोना आ रहा है। आपकी बातें बार बार याद आ रही है तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं अंगद जी, बहुत बुरे हैं। आप सामने वाले को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, बस खुद से सब कुछ सोच समझ लेते हैं। पर ज़रूरी तो नहीं जो आप सोचे वही सही हो, आपको दूसरों को समझने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। उसकी बातें सुनकर अंगद बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाहती है। वो गुस्से से बोला, ओह रियली, तो अब तुम मुझे ही गिल्टी फील कराना चाहती हो? मतलब तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, बल्कि अभी भी तुम ये जताना चाहती हो कि तुम सही और मैं गलत। वाह स्नेहा व्यास, अब तो तुमने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। गलती भी करती हो और फिर अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सिर पर भी रखती हो। पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अंगद मित्तल तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला, इसलिए बेहतर होगा अपना ये रोना बंद करो और चुपचाप वो शिकंजी पियो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। स्नेहा गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पीनी कोई शिकंजी विकंजी। अपनी शिकंजी आप अपने पास रखिए, मुझे रोने तो आप दे नहीं रहे, कम से कम सोने ही दीजिए, मुझे नींद आई है। उसकी बातें सुनकर अब अंगद भी बेहद गुस्से से बोला, ऐसे कैसे तुम शिकंजी नहीं पियोगी? तुम्हें तो मैं ये पिलाकर ही रहूँगा। ये बोलकर उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे ऊपर की तरफ उठा दिया तो स्नेहा भी उसके सीने पर लुढ़क गई। उसमें बैठने की हिम्मत थी ही नहीं तो वो बैठती कहाँ से, पर अंगद का ध्यान भी इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि वो कैसे कहाँ बैठी है। उसे तो बस किसी भी तरह स्नेहा को शिकंजी पिलानी थी। उसने शिकंजी का गिलास अपने हाथ में उठाया और स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया। अगले ही पल स्नेहा के होठों में जैसे ही वो शिकंजी का टेस्ट आया वो तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, छी छी कितनी गंदी है ये। अंगद उसका रिएक्शन देखकर हैरान हुआ क्योंकि उसने तो बिल्कुल परफेक्ट शिकंजी बनाई थी, जैसे वो तनुश्री को बनाकर पिलाता था। अगले ही पल उसने खुद भी उस शिकंजी को टेस्ट किया तो उसे तो वो शिकंजी बिल्कुल ठीक लगी। वो गुस्से से बोला, क्या बदतमीजी है ये? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, बदतमीजी नहीं शिकंजी है, और वो भी बिल्कुल आपकी तरह टेस्टलेस। उसकी इस बात पर अंगद की आंखें बड़ी हो गई। अंगद गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टेस्टलेस कहने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूँगा? यहाँ मैं तुम्हारे लिए स्पेशल शिकंजी बना कर लाया हूँ और तुम? स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने नहीं कहा था आपको कि आप जाकर मेरे लिए शिकंजी बनाकर लेकर आओ, और अगर आप ये लेकर आए भी हैं तो मुझे बार बार सुनाइए मत। वैसे भी इस शिकंजी में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपकी कड़वी करेले वाली बातें इसके साथ फ्री में सुनूं। और दूसरी बात, हाँ मैंने आपको टेस्टलेस कहा क्योंकि आप सच में टेस्टलेस ही हैं। जैसी बकबकी बातें आप करते हैं ना, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो मीटिंग्स करते हैं उन मीटिंग्स में वो लोग आपको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जब देखो आपको गुस्सा आता रहता है, जब देखो आप सामने वाले पर चिल्लाते रहते हैं, जब देखो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे सामने वाले का दिमाग घूम जाए। सामने वाला कुछ बोलना चाहता है तो पहले तो आप उसकी बात सुनते ही नहीं, और अगर खुदा की मेहरबानी से सुन भी लो तो कुछ ना कुछ गलत ही सुनेंगे और फिर अपने ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। एक बार भी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं ऐसा फैसला क्यों ले रही थी। लेकिन नहीं, आपने तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं ना एक अच्छी बीवी हूँ और ना ही एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। अरे मैं तो एक अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। तो ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। अब आप अपनी ये शिकंजी लीजिए और जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। मुझे चुप होना चाहिए लेकिन मैं चुप भी नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मुझे आराम से सोने दीजिए।
एक ही सांस में ये सब बोलकर स्नेहा अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गई और अंगद बस उसकी तरफ देखता रह गया। जितना स्नेहा ने उसे आज सुनाया था उतना तो उसने कभी भी किसी से नहीं सुना था। एक तरफ उसके हाथ में शिकंजी थी और दूसरी तरफ उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, सही कहा तुमने, गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हारे लिए ये शिकंजी बनाकर लाया। लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए किया ताकि इसे पीने के बाद तुम्हारा मूड और तुम्हारा टेस्ट ठीक हो सके। लेकिन तुम्हारे दिमाग की तरह वो भी हमेशा खराब ही रहेगा, बदतमीज कहीं की। ये बोलते हुए अंगद बिस्तर से उठा और फिर शिकंजी से भरे हुए गिलास की तरफ देखने लगा। उसने एक बार फिर से उसे अपने होठों से लगाया तो उसे शिकंजी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगा। वो तुरंत पूरी शिकंजी खत्म कर गया और फिर बालकनी की तरफ चला गया। एक बार जो उसके दिमाग में तनुश्री का ख्याल आया, अब वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो वहां जाकर सिगरेट जलाने लगा, अचानक से उसके हाथ रुक गए। उसने पलटकर स्नेहा की तरफ देखा। प्रेगनेंसी में सिगरेट का धुआं उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसने वो सिगरेट वापस बॉक्स में डाली और फिर उसे वहीं साइड में रख दिया। वो कुछ देर यूं ही बालकनी में खड़ा रहा। उसकी नज़रें ऊपर आसमान की तरफ थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तनुश्री के हाथ उसके गाल को छू रहे हों। कब यूं ही बालकनी में खड़े खड़े आधा घंटा बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अंगद जी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसके सामने स्नेहा खड़ी थी जो उसके गालों को छू रही थी। अंगद हैरान रह गया। स्नेहा मासूमियत से बोली, अंगद जी, मेरा शिकंजी पीने का मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे शिकंजी पिला दीजिए ना। अंगद कुछ पल तो हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली तो सच में स्नेहा उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी देर से वो जो ठंडी ठंडी उंगलियों का एहसास अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, कहीं सच में स्नेहा काफ़ी वक्त से वहाँ पर खड़ी उसके गालों को सहला तो नहीं रही थी, लेकिन वो तो तनुश्री को फील कर रहा था। वो गुस्से से बोला, पहले जब मैं तुम्हारे लिए शिकंजी लेकर आया था तब तो तुमने पी ही नहीं, और अब तुम्हें फिर से शिकंजी पीनी है, जबकि वो शिकंजी तो मैं खुद खत्म कर चुका हूँ। स्नेहा धीमे से बोली, पता नहीं क्यों अंगद जी, लेकिन सच में बहुत मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर वो शिकंजी नहीं पी तो ना तो मैं सो पाऊंगी और ना ही मुझे चैन मिलेगा। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे वो शिकंजी चाहिए, मतलब चाहिए ही। अंगद गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। स्नेहा उसके करीब आने लगी। अंगद तुरंत बोला, ठीक है, ज़्यादा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी केयर कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी ठीक रहे। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे दिल में कोई इधर उधर के ख्याली पुलाव हैं तो उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना। ये बोलते हुए उसने गुस्से से मुंह बनाया और वहां से जाने लगा। अचानक ही स्नेहा बड़बड़ाते हुए बोली, मेरे दिमाग की फिक्र है इनको, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ ख्याली पुलाव का एक आध टुकड़ा ही होगा। इनका तो पूरा दिमाग ही ख्याली पुलाव से भरा हुआ है, और वो भी सड़े हुए पुलाव से। ऐसे में तो मिस्टर शिकंजी को अपना पूरा दिमाग बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अंगद वहां से जा रहा था, लेकिन स्नेहा की बड़बड़ाहट सुनकर उसके कदम रुक गए। अब वो पलटकर स्नेहा की तरफ देख रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? स्नेहा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ भी तो नहीं, बस ये बोल रही थी कि शिकंजी में नींबू थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, पता नहीं क्यों खट्टा खट्टा पीने का मन कर रहा है। अंगद ने अजीब से एक्सप्रेशंस बनाए और फिर वहाँ से चला गया। अब तक रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अंगद सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और फिर किचन में जाकर स्नेहा के लिए शिकंजी बनाने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस अपने रूम में आया और अंदर की तरफ आते हुए बोला, अब चुपचाप इस शिकंजी को पी लेना, अगर फालतू का ड्रामा। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया जब उसकी नज़र सामने बेड पर आराम से सोई हुई स्नेहा पर गई। कब वो शिकंजी का वेट करते करते सो गई उसे पता ही नहीं चला, और अब उसे देखते हुए उसके कानों में स्नेहा की ही बातें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे अगर वो शिकंजी नहीं पी तो ना तो मैं सो पाऊंगी और ना ही मुझे चैन मिलेगा। अंगद उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, लगता है ये इंतजार करते करते सो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसे उठाऊं या नहीं?
अभी तो फिलहाल आराम से सोई हुई लग रही है। अगर उठा दिया और दोबारा इसी नींद नहीं आई तो फिर ना ये खुद सोएगी और ना ही मुझे सोने देगी। रहने ही देता हूँ, बेवजह इसकी भी नींद खराब होगी और मेरी भी। पर फिर इस शिकंजी का क्या करूँ? मैं तो अब इसे बिल्कुल भी नहीं पी सकता। एक काम करता हूँ, इसे यहीं टेबल पर रख देता हूँ। अगर 10-15 मिनट में उठ गई तो ठीक है, वरना और क्या ही कर सकते हैं। ये बोलते हुए उसने वो शिकंजी साइड टेबल पर रख दी और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। वो अब बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। उसके सोने के तकरीबन 10 मिनट बाद स्नेहा की आंखें खुली। एक बार फिर से उसे अजीब सी क्रेविंग होने लगी थी। जब तक उसे प्रेगनेंसी का नहीं पता था तब तक उसे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अब उसे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो बिस्तर से उठने लगी ताकि अंगद से पूछ सके कि वो उसके लिए शिकंजी क्यों नहीं लाया, लेकिन तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर गई और उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने वो शिकंजी का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया। उसकी नज़रें अंगद की तरफ थी और उसके कानों में अंगद की कही हुई बातें गूंज रही थी। वो फिलहाल यही सोच रही थी कि बेशक अंगद जितना मर्जी खड़ूस हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अगर वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो अपनी बीवी से कितना करता होगा। हाँ बीबी, लेकिन पहली बीबी तनुश्री, कितनी खुदकिस्मत होगी वो जिसे अंगद का प्यार मिला होगा। लेकिन उसकी किस्मत में तो ये प्यार था ही नहीं। कभी कभी अंगद को देखकर ऐसा फील होता है जैसे तनुश्री उसके लिए उसकी धड़कनों की तरह हो, क्योंकि तनुश्री के बिना अंगद का हाल सच में बहुत अजीब था। वो दिखने में एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन उसके साथ रहकर स्नेहा महसूस कर सकती थी उसके अंदर के अकेलेपन को। जिस तरह से उसने खुद को अपने अंदर समेट लिया था, वो स्नेहा के साथ 1-2 बार रिलेशन बनने के बाद भी, उनके बीच कुछ नज़दीकियाँ आने के बाद भी अंगद को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर तनुश्री उसकी धड़कनों की तरह बसी हुई है, जो उससे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे में स्नेहा अगर अपनी जगह बनाए भी तो बनाए कैसे? उसके हाथ में पकड़े हुए गिलास में शिकंजी तो कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्नेहा की नज़रें अभी पर लेकिन स्नेहा की नज़रें अभी भी अंगद पर ही थी। न जाने कब तक वो यूं ही अंगद को देखती रही। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पता नहीं मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी अंगद जी। ख्वाहिश आपके प्यार की। संगम के लिए हम दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद संगम की माँ तो मैं बन गई, लेकिन ये शादी अभी भी अधूरी है, और ये अधूरी शादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इसमें प्यार नहीं होगा। काश कुछ ऐसा हो जाए अंगद जी कि बेशक आपकी धड़कनें आपकी तनुश्री रहे, लेकिन आपकी सांसों पर नाम इस स्नेहा का भी हो। खैर आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो इस कड़वे करेले से भी प्यार हो गया। आपकी सांसों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी सांसों की ज़रूरत है आप। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए और फिर वो उन आंसुओं में भी मुस्कुराई। बेशक उसके और अंगद के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिससे स्नेहा को उससे प्यार हो, लेकिन कहते हैं ना, एक लड़की जब शादी के फेरे लेती है तो वो अपना सब कुछ उस आदमी को दे देती है जिसका हाथ उसके हाथ में होता है। ऐसे ही नहीं, वो एक मर्द उसकी पूरी दुनिया बन जाता। कुछ तो खासियत होती है इस रिश्ते की, और शायद इस रिश्ते के एहसास ने ही स्नेहा को अंगद से प्यार करवा दिया था। स्नेहा तकरीबन 5-7 मिनट और यूं ही अंगद को देखती रही और फिर वापस बेड पर लेट गई। इस बार उसे सुकून की नींद आई और फिर उसकी आंखें अगली सुबह तकरीबन 9 बजे खुली। हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठी, तभी उसकी नज़र सामने वॉल क्लॉक पर गई जहां 9 बज रहे थे। 9 बजते हुए देख उसके होश उड़ गए। वो खुद से बोली, ये क्या, सुबह के 9 बज गए और मैं अब तक सो रही थी। मैं ऐसे कैसे इतनी देर तक सोती रह सकती हूँ? पता नहीं सासू माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। कल भी मैं पूरा दिन घर पर नहीं थी और अब सुबह के 9 बज गए हैं, मैं एक बार फिर भी नीचे नहीं गई। पता नहीं संगम स्कूल के लिए रेडी हुआ होगा या नहीं। मुझे जल्दी से उठकर उसके पास जाना होगा। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अंगद अंदर आया। वो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और संगम को स्कूल भेजकर ही वापस अपने रूम में आया था ताकि स्नेहा को देख सके।
स्नेहा को यूं हड़बड़ा कर उठते हुए देख उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, थोड़ा आराम से, और इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, जल्दी में नहीं हूँ अंगद जी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। संगम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा ना, मुझे उसे स्कूल भेजना था। लेकिन उसकी बात के पूरा होने से पहले ही अंगद बोला, वो स्कूल जा चुका है, जस्ट अभी मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेजा है। और तुम्हें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो तुम आराम से बेड पर बैठो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल पास आ गया था। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अंगद के कोल्ड लुक्स ही काफ़ी थे उसे डराने के लिए। वो तुरंत बेड पर बैठ गई। अब अंगद ने साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ पर दूध का गिलास रखा था। स्नेहा ने भी अब उस दूध के गिलास की तरफ देखा और तुरंत बोली, ये दूध का गिलास तो यहाँ पर रखा है, फिर आपने संगम को क्या पिलाकर भेजा है? कहीं आपने उसे बिना दूध के तो नहीं भेज दिया? अगर वो सुबह सुबह दूध ना पिए तो उसे पेट दर्द होने लगता है। अंगद जी, पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है ये। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, ये दूध संगम का नहीं है, तुम्हारा है। इसे फिनिश करो और इसके साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये भी खाओ। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा ने वापस साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ सच में दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स रखे थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चौंकते हुए वापस अंगद की तरफ देखने लगी। अंगद एक बार फिर से बोला, आज से हर सुबह तुम्हें यही मिलेगा। बिस्तर से उठने से पहले ही तुम अपना दूध भी फिनिश करोगी और उसके साथ रखे हुए ड्राई फ्रूट्स भी। और इन्हें मेरी कोई रिक्वेस्ट मत समझ लेना, ये मेरे आर्डर हैं जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। स्नेहा झट से बोली, लेकिन बिना ब्रश किए बिना नहाए मैं ऐसे कैसे दूध पी सकती हूँ अंगद जी, मुझे नहीं पिया जाएगा। अंगद बेहद गहरी आवाज़ में बोला, ये दूध फिनिश करो और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भी। इसके अलावा मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनाई दे रही। स्नेहा एक बार फिर से बोली, लेकिन अंगद उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, मैंने कहा ना इसे फिनिश करो। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, कल रात भी आपने मुझे ज़बरदस्ती डिनर करवाया था ना अंगद जी, उसके बाद मेरा हाल देखा ना। अंगद भी झट से बोला, वो हाल तो पूरे 3 महीने रहेगा। प्रेगनेंसी में 3 महीने ये सब चलता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना पीना छोड़ दोगी। खाओ पियो, अगर वोमिट आ भी जाएगी तो क्या ही प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा तो होगा नहीं जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, या फिर कहीं ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं हो जाएगी। स्नेहा व्यास को आई वोमिट। स्नेहा तुरंत गुस्से से बोली, स्नेहा व्यास नहीं, मित्तल हूँ मैं। अंगद भी जल्दी से बोला, तुम्हारी हरकतें तो नहीं लगती स्नेहा मित्तल वाली, और मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई फालतू की बकवास नहीं सुननी। इसलिए जितना कहा है उतना करो। अगर वोमिट आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इलाज भी है मेरे पास। उसकी बात सुनकर अब स्नेहा अचानक ही हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख अंगद की आईब्रो ऊपर उठ गई। स्नेहा हंसते हुए ही बोली, आप तो चलते फिरते डॉक्टर हैं, प्रेगनेंसी से लेकर A to Z आपको सब कुछ पता है। कहीं अब आप ये मत कह दीजिएगा कि आपको डिलीवरी भी करनी आती है। उसकी बात सुनते ही अंगद का चेहरा गुस्से से कड़वा हो गया। उससे स्नेहा के बोलने से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्नेहा जो बोल रही थी उसके साथ उसका एक पास्ट जुड़ा था जो उसकी ज़िंदगी की सबसे पेनफुल चीज़ थी, जिसे वो पूरी ज़िंदगी कभी भुला नहीं सकता था। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कसने लगी। स्नेहा ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो उसने तुरंत अपनी हंसी बंद कर दी और साइड टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। उससे वो दूध पिया तो नहीं जा रहा था, लेकिन अंगद पहले ही गुस्से में था और वो उसके गुस्से को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत वो दूध खत्म कर दिया और फिर 2-3 ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ से अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसे वहाँ से एक फ़ाइल लेनी थी। स्नेहा को रियलाइज़ हो चुका था कि उसने क्या गलती की। हालांकि उसे नहीं पता था कि तनुश्री की मौत एक हादसा थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि संगम को डिलीवर करते वक्त तनुश्री की मौत हुई थी। मतलब उसे डिलीवरी को लेकर इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। वो अपनी जगह से उठकर अंगद के पास आई और उसके पीछे खड़ी होकर बोली, माफ़ कर दीजिए अंगद जी, मुझे इस तरह से वो मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे अनजाने में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद उसकी तरफ घूमा और बोला,
तुम्हारी गलती नहीं है, लोगों को मजाक दिखाई देता है, लेकिन जिनके साथ बीतती है ना, सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि वे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और तुम मेरी तकलीफ समझो, ऐसा तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने क्लोजेट से अपनी फाइल निकाली और वहां से चला गया, जबकि स्नेहा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अंगद के जाने के बाद वो खुद से ही बोली, आपसे किसने कहा अंगद जी कि मैं आपकी तकलीफ समझना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपकी तकलीफ समझती हूँ। प्यार के लिए तड़पना क्या होता है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। पर शायद आपकी और मेरी किस्मत एक जैसी ही है। जैसे आपकी तनुश्री वापस आपके पास लौट कर नहीं आ सकती, शायद आप भी मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैं भी आपके प्यार के बिना हमेशा अधूरी ही रहूँगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दूसरी तरफ अंगद सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। ब्रेकफास्ट तो वो पहले संगम के साथ कर ही चुका था। अब वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं स्नेहा ने भी कुछ वक्त बाद खुद को संभाला और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद जब वो नीचे आई तो उसकी नज़रें सुमित्रा जी पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी फ्रूट काट रही थी। स्नेहा ने आकर उनके पैरों को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाची जी, बाकी सब कहाँ हैं? सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, वो आभा का थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था तो भाभी उसे अपने साउथ हॉस्पिटल ले गई हैं। स्नेहा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। आभा का पेट दर्द हो रहा है, इस बात पर उसे आभा की फिक्र होने लगी। सुमित्रा जी उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, अरे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस हल्का सा पेट दर्द था। प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल ही होता है। अभी थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगी। स्नेहा ने सिर हिलाया और किचन की तरफ जाने लगी। फिलहाल के लिए वो दूध तो डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन अब उसका कुछ खाने का मन कर रहा था और शायद ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था जब वो खुद से किचन में अपने लिए कुछ लेने जा रही थी। सुमित्रा जी उसे देखते हुए बोली, तुम कहाँ चली? अरे अब तुम इस हालत में भी काम करोगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ बैठो, देखो मैंने फ्रूट काट रखा है तुम्हारे लिए, तुम ये खाओ, तब तक मैं आती हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। स्नेहा ने डाइनिंग टेबल पर देखा, जहाँ बहुत सारा पपीता और बनाना काट कर रखा हुआ था, साथ में थोड़ा सा आम भी था। हालांकि उसके साथ थोड़ा सा आम भी था, लेकिन बस दिखाने के लिए। स्नेहा को बिल्कुल नहीं पता था कि पपीता प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और बनाना भी बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन सुमित्रा जी को ये सब बहुत अच्छी तरह से पता था और इसलिए उन्होंने वो सब काट कर वहाँ पर रखा था ताकि स्नेहा अनजाने में ही वो सब खाए और फिर उसके साथ वो हो जो सुमित्रा जी चाहती थी, उसका बच्चा उसकी कोख में ही खत्म हो जाए। हालांकि ये कन्फर्म नहीं होता, लेकिन चांसेस हो सकते थे और सुमित्रा जी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनका काम भी हो जाए और उनका नाम भी ना आए। स्नेहा मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठी। सुमित्रा जी किचन में चली गई और स्नेहा ने वो फ्रूट खाना शुरू कर दिया। उसने अभी एक पपीते का टुकड़ा अपने मुंह में डाला ही था कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। शारदा जी और आभा अंदर की तरफ आई। आभा का चेहरा अब खिला खिला था। डॉक्टर से मिलकर जैसे उसे संतुष्टि हो गई थी कि उसकी प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक है, वरना पेट दर्द की वजह से वो बहुत परेशान हो रही थी। वहीं शारदा जी ने अंदर जाकर स्नेहा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोली, ये क्या कर रही हो तुम स्नेहा, ये सब क्यों खा रही हो? स्नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सासू माँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो बस फ्रूट खा रही हूँ, फ्रूट तो प्रेगनेंसी में अच्छा होता है ना। आभा झट से बोली, किसने कहा तुमसे कि प्रेगनेंसी में पपीता अच्छा होता है? स्नेहा, प्रेगनेंसी में पपीता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और मुझे तो लगा था कि तुम्हें यह बातें पता होगी, लेकिन लगता है तुम भी मेरी तरह इस मामले में एकदम बुद्धू हो। ये बोलकर वो हंसने लगी थी। वहीं शारदा जी अभी भी स्नेहा की तरफ देख रही थी। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये जानते हुए भी कि पपीता खाना प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर सुमित्रा जी ने उसे ये पपीता खाने के लिए क्यों दिया। वो तो उम्र में काफ़ी बड़ी हैं और उनके तो खुद के 3 बच्चे हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा। शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, और सुमित्रा कहाँ है? उसने तुम्हें ये पपीता खाने से रोका क्यों नहीं? उसे तो अच्छी तरह से पता है कि
अभी वो बोल ही रही थी और उनकी बातें सुनकर स्नेहा और भी ज़्यादा सदमे में जा रही थी कि सुमित्रा जी किचन से तुरंत बाहर आई और बोली, अरे क्या हुआ शारदा दीदी, आप मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रही हैं? शारदा जी उन्हें देखते हुए बोली, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ सुमित्रा, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि तुमने स्नेहा को पपीता खाने से रोका क्यों नहीं? देखा कितना सारा पपीता वो अपनी प्लेट में डालकर बैठी है। तुम तो जानती हो ना, प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता। सुमित्रा जी ने अब स्नेहा की प्लेट की तरफ देखा और फिर हैरानी से बोली, अरे ये क्या, मैं तो तुम्हें सिर्फ आम खाने को देकर गई थी, तुमने इतना सारा पपीता क्यों अपनी प्लेट में ले लिया? मुझे लगा तुम इतना तो जानती होगी, लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि अंगद बेशक से एक बच्चे का बाप है और उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन तुम तो अनजान ही हो। कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो जाती है। ये कहते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रख दिया और स्नेहा उनकी तरफ देखती रह गई। कितनी चालाकी से उन्होंने पूरी बात को कवर कर दिया था। अब तो उसे सुमित्रा जी पर और भी ज़्यादा शक होने लगा था कि उन्होंने उसे जानबूझकर पपीता खाने को दिया तो दिया क्यों। लेकिन फिलहाल बिना किसी सबूत के वो कुछ बोल नहीं सकती थी, और अगर वो सुमित्रा जी के सामने ही कोई जवाब देती तो उसके बाद सुमित्रा जी का अपने बोलने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो ऐसी बातें भी बोल जाती जो सुनकर ना सिर्फ स्नेहा को बल्कि आभा और शारदा जी को भी तकलीफ होती। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, माफ़ कर दीजिए सासू माँ, गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से मैं जो भी खाऊंगी आपसे पूछ कर ही खाऊंगी। स्नेहा ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन सुमित्रा जी ने ऐसा क्यों किया, ये बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और अब इसका जवाब वो सुमित्रा जी से लेना चाहती थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।